सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज जो हम क्लास लेके आए हैं वो राज्य व्यवस्था से विविध प्रश्न हैं। तो इसको देखते हैं। इसमें तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, देखिए, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है। तो भारत जैसे देशों के लिए जो उपयुक्त संघवाद का जो श्रेष्ठ स्वरूप होता है वो सहकारी संघवाद है। अगला देखिए, संविधान के 103वें संशोधन के जरिए संविधान के 103वें संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो भारत में 103वें संशोधन के द्वारा आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है और यह आरक्षण जो है समान जाति के आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए किया गया है। समान वर्ग को शैक्षिक संस्थाओं रोजगार में 10% का जो है आरक्षण दिया गया है, जिसे ईबीएस कोटा कहते हैं। और इसे 124वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लाया गया है, 2019 में लाया गया था। तो संविधान के 103वें संशोधन के जरिए भारत के आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया जिसमें समान वर्ग को 10% का जो आर्थिक आरक्षण दिया गया है। अगला देखिएगा, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। तो जो मनरेगा है, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, तो मनरेगा जो है ये भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है और जिसका उद्देश्य जो है काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है। अगला देखिए, वर्ष 1951 में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। तो वर्ष 1951 में संविधान में सर्वप्रथम संशोधन किया गया था और यह संशोधन जो है कृषि और भूमि संबंधी सुधारों से संबंधित था। तो यह संशोधन जो है कृषि और भूमि संबंधी सुधारों से संबंधित था। अगला देखिए, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो प्रथम जो अनुसूची है इसमें 1 से 4 तक के अनुच्छेद हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा के बारे में है
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है और इसमें कहा गया है 343(1) में 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी और उसकी लिपि जो है देवनागरी होगी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। तो ये अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान के भाग 20 से संबंधित है। संविधान के भाग 20 में है। अगला देखिए, संविधान का अनुच्छेद 338। तो संविधान का अनुच्छेद 338 है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ठीक है। और इसी में अगर 338 अनुच्छेद 338 का कर दिया जाए तो ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो जाता है। 338 अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक के कानून बनाए थे। तो 1947 से 1949 के बीच जो भी कानून बने, जो अधिराज्य जो विधानमंडल में जो लाए गए, उन्हें धारा 100 1935 अधिनियम 1935 की धारा 100 के तहत बनाया गया था। अगला देखिए, संविधान का 91वां संशोधन। तो संविधान का 91वां संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो जो संविधान में 91वां संशोधन हुआ तो इस संशोधन के द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, इनकी संख्या सीमित की गई। इसमें कहा गया कि जो है 91वें संविधान संशोधन में कहा गया कि मंत्रिपरिषद के आकार में और इसके सदस्यों की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब जो मंत्री हैं वो 15% से अधिक नहीं होंगे। और साथ में ये भी कहा गया कि 12% से कम भी नहीं होंगे। तो ये 91वां संविधान संशोधन जो है ये 2003 में 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था। अगला देखिए, संविधान का 52वां
संशोधन ये दल बदल से संबंधित था। तो संविधान में जो 52वां संशोधन लाया गया, 52वां संशोधन जो किया गया, तो ये दल बदल कानून से संबंधित था। ये 52वां संशोधन जो है 1985 में लाया गया था। 1985 में लाया गया था और इसमें ये एक था कि जो राजनीतिक दल बदल की जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो एक गंभीर समस्या थी और उनसे बचने के लिए जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि जो है दल बदल जो है एक अपराध होगा, इसे नहीं किया जा सकता। जब तक एक राजनीतिक दल का वो रूप न ले ले तब तक जो है कोई भी विधायक जो है टूटकर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर वो जाएंगे तो एक दल के रूप में जाएंगे। अगला देखिए, भारतीय संविधान में 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम मतदान की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो भारतीय संविधान के 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो जो 18 वर्ष की उम्र की गई जो मतदान के लिए, तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी संबंधी कानून सम्मिलित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा जो है ये शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा जो है शामिल नहीं है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है और जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है भारत की भाषाओं से संबंधित है और जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो 22 भाषाएं असमी भाषा हो गई, बंगाली भाषा हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी भाषा भी इसमें शामिल है, कोंकणी शामिल है, मलयालम भाषा शामिल है, मणिपुरी भाषा शामिल है, नेपाली भी शामिल है इसी में, उड़ीसा की उड़िया भाषा भी शामिल है, पंजाब की पंजाबी भाषा शामिल है, संस्कृत भाषा को भी शामिल किया गया है, सिंध की सिंधी भाषा, तमिलनाडु की तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, उर्दू भाषा को भी शामिल किया गया है, बोडो भाषा भी को शामिल किया गया है, बोडोलैंड, संथाली भाषा, मैथिली, डोंगरी। तो ये सारी भाषाएं जो हैं इसमें शामिल है। इस प्रकार से 22 भाषाएं जो हैं
देश के जो अलग अलग हिस्सों में जनजातीय क्षेत्रों में बोली जाती हैं, तो सारी भाषाएं इसमें शामिल हैं। लेकिन अंग्रेजी को जो है, अंग्रेजी भाषा जो है इसमें शामिल नहीं है। भोजपुरी भाषा जो है वो शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी और भोजपुरी भाषाएं जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला देखिए, गुजरात के बानेज और जूनागढ़ लोकसभा। तो गुजरात के बानेज के जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची वोटर रोल लिस्ट पर मात्र एक मतदाता था जिसका नाम भारत दास बापू था। तो गुजरात के बानोज जो जूनागढ़ लोकसभा क्षेत्र था, बानेज है गुजरात में, जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। जो लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ, यहाँ एक मतदाता सूची थी, इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। तो इस लिस्ट में केवल एक मात्र मतदाता था और जिसका नाम भारत दास बापू था। अगला देखिए, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम 11 सीटें लोकसभा में कम से कम 11 सीटें जीतता है और यह सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो कोई भी पार्टी है, अगर राजनीतिक दल वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है या मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम 11 सीटें जीत ले और यह सदस्य कम से कम 3 राज्यों से जीते गए हों, तो उन्हें उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगी। अगला देखिए, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है, अगर कोई भी राजनीतिक दल है और वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है, तो उसे किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीतने होंगे और कम से कम 2 सीटें जीतनी होंगी। कोई भी राजनीतिक दल अगर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो वो विधानसभा के आम चुनाव में 6% उसे वोट मिलें और कम से कम 2 सीटें वो जीत जाए। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के एक भाग के रूप में उल्लेखित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के एक भाग के रूप में उल्लेखित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 51 मतलब 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया था इनको। अगला देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। तो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। और अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी कहा जाता है। महान्यायवादी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, जो भारत का महान्यायवादी है जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत या राष्ट्रपति के द्वारा पद धारण करता है, नियुक्त किया जाता है। अगला देखिए,
परक्राम में लिखित अधिनियम, विनिमय बिल, वचन पत्र, चेक से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है। तो परक्राम में लिखित अधिनियम जो है वो विनिमय बिल, वचन पत्र, चेक से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम होता है। अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है ये 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और इसकी स्थापना जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तो अटल बिहारी वाजपेयी ही बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला देखिए, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। तो भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। ये 18 मई 1955 को लागू हुआ था। 18 मई 1955। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए जो है गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। तो ये अनुच्छेद 300 ए जो है ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, एक मौलिक अधिकार था, और इसे मौलिक अधिकार से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा गया और इसे अब एक कानूनी अधिकार माना गया, कानूनी या विधिक अधिकार माना गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव निर्वाचन संबंधी पहलू से संबंधित है। चुनाव निर्वाचन संबंधी पहलू से संबंधित है। तो ये चुनाव निर्वाचन संबंधी पहलू से संबंधित है। तो ये भारतीय चुनाव संबंधी बातें जो हैं भारतीय संविधान के भाग 15 में है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में जो है चुनाव संबंधी प्रक्रिया है, अनुच्छेद 324 से 329। अगला देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला देखिए, संविधान जो है CEC और चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। ये जो है 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, तो ये जो है इनका कार्यकाल जो है 6 साल का होता है। तो भारतीय संविधान का जो CEC मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। या तो 6 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या भी ये 65 वर्ष की आयु तक। अगर इनकी आयु 65 वर्ष पहले पूरी हो जाती है तो पहले जो है ये रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो फिर 6 साल तक ये रहेंगे। ठीक है।
अगला देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा नियुक्ति की आयु जो है 65 वर्ष है, 65 वर्ष या 6 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष, ठीक है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, स्वतंत्र भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। तो प्रथम स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला देखिए, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में, तो भारत के संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो जो छठी अनुसूची, भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है, तो इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंधित प्रावधान है। अगला देखिए 33 नंबर का, तो भारत के संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता, भारत के संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता ये राज सूची में सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय संविधान में जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये राज सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची में है। राज्य और केंद्र दोनों के पास इसका जो अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, तो समवर्ती सूची में है। अगला देखिए, भारत के संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला देखिए, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ये राज सूची का विषय है। इस पे राज सूची जो है अपना कानून बना सकती है। तो राज सूची में कौन कौन से विषय हैं? जन स्वास्थ्य स्वच्छता हो गया, इसके लिए इसके अलावा स्थानीय प्रशासन ये भी जो है राज सूची का विषय है। मत्स्य पालन, जो मत्स्य पालन है, मछली पालन, ये भी राज सूची का विषय है। मत्स्य पालन राज सूची का विषय है। सिंचाई भी जो है राज सूची का विषय है। कृषि भी जो है ये राज सूची का विषय है। सड़क भी जो है ये राज सूची का विषय है। वन जो है ये भी राज सूची का विषय है। तो इस प्रकार से राज सूची में कुल जो है 66 विषयों को शामिल किया गया है। अगला देखिए, कोंकणी दमन और दीव की शासकीय भाषा है। तो जो कोंकणी है, ये कोंकणी भाषा जो है ये दमन दीव की क्या है? शासकीय भाषा है। तो कोंकणी भाषा दमन दीव की शासकीय भाषा है। कोंकणी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला देखिए, 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है। तो जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए इसमें प्रावधान है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 जो है ये भी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद
244 वन में, अनुच्छेद 244 वन में 5वीं अनुसूची से संबंधित विषय शामिल हैं। 5वीं अनुसूची से संबंधित विषय शामिल हैं। और अनुच्छेद 244(2) में, अनुच्छेद 244(2) में 6ठी अनुसूची से संबंधित व्यवस्थाएं शामिल हैं। ये दोनों जो है जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं। अगला देखिए दिमासा। तो दिमासा जो है भारत चीनी तिब्बत भाषा परिवार से संबंधित है। तो दिमासा भाषा जो है ये चीनी और तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित भाषा है। तो दिमासा भाषा ये चीन में है, तिब्बत में है, भूटान में है, थाईलैंड और म्यांमार इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और यह दिमासा भाषा जो है ये भारत के, जैसे कि पूर्वी भारत, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, असम में भी ये बोली जाती है कुछ क्षेत्रों में, नागालैंड में भी है कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, जो उधर चीन तिब्बत की तरफ, जो तिब्बत की तरफ का एरिया है, तो असम और नागालैंड में भी ये बोली जाती है दिमासा भाषा। अगला देखिए भारत में वोट देने की जो नवीनतम उम्र है वो 18 वर्ष है। भारत में वोट देने की नवीनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष है। तो ये 18 वर्ष कब की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। और यह जो है 1989 से प्रभावी हुआ था। अगला देखिए नीति आयोग। जो नीति आयोग होता है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि ये योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बनाया गया। तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला देखिए नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं होती है। तो ये संवैधानिक संस्था नहीं होती है, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह कैसे होती है? ये सहकारी जो है संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है, सार्वजनिक स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची का विषय है। अगला देखिए 44 नंबर का। तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है, भारतीय संविधान का भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। अगला देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। अगला देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। अगला देखिए भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी जो है ये महान्यायवादी होता है। अगला देखिए विधानमंडल नागरिक समाज के रूप में, विधानमंडल नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है। तो विधानमंडल जो है नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता। अगला देखिए हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में 1993 से प्रतिबंधित किया गया है। तो हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में 1993 से प्रतिबंधित किया गया है। अगला देखिए केंद्रीय सतर्कता, एक मिनट,
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर जो है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो आयुक्त होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होता है, इसका कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला देखिए, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 निर्धारित किया गया है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को जो है शासकीय भाषा घोषित किया गया है। अगला देखिए, त्रिपुरा को 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो त्रिपुरा को 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला देखिए, भारत में कृषि आयकर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। तो भारत में जो कृषि आयकर है ये राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। अगला देखिए, भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। तो भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। अगला देखिए, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है। तो राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन के सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है। अगला देखिए, मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में सन्निहित है। तो मानसिक विक्षिप्त जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में सन्निहित है। अगला देखिए, सूचना का अधिकार एक विधिक और संवैधानिक दोनों अधिकार हैं। तो सूचना का जो अधिकार है ये विधिक और संवैधानिक दोनों प्रकार का अधिकार है। अगला देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में
जांच आयोग के रूप में किया गया था। तद्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। अगला देखिए, संसद के खर्च नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो संसद के जो खर्चे हैं वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस है और उस अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रावली में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं, जिन्हें धर्मचक्रों के बीच से अलग किया गया है। तो उस बाघ जो है अबेकस की चित्रावली में अंकित नहीं है। जो बाघ है ये अबेकस की चित्रावली का हिस्सा नहीं है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वर्ताकार अबेकस पर 4 शेर जो है एक के बाद एक जो है जुड़े हुए हैं। अबेकस की चित्रावली में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं, जिन्हें धर्मचक्रों के बीच से अलग किया गया है। जिससे कि ये अशोक की लाट है, तो यहाँ पे एक धर्मचक्र बनाया गया है। ठीक है, ऊपर जो है ये शेर है, एक इधर को शेर है, एक इधर को है, एक पीछे को है, और इसके इधर जानवर बने हुए, इधर जानवर बने हुए। ये इस प्रकार की पट्टी है। तो इस चक्र के धर्मचक्र जो है ये बीच में है, ये दोनों जानवरों को अलग करता है। तो यहाँ पे जो जानवर बने हुए उसमें जो है कौन कौन से जानवर हैं, तो एक तरफ जो है इसमें जो है सांड और घोड़ा है। इसमें सांड का चित्र है और घोड़ा का है। हाथी और शेर की आकृतियाँ हैं, लेकिन बाघ का चित्र इसमें नहीं है। तो बाघ इसमें जो है नहीं है। और ये जो है अशोक स्तंभ है ना, सारनाथ के अशोक स्तंभ पे इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। अगला देखिए, तेलंगाना का राज पक्षी जो है पलपिटा जिसे नीलकंठ कहते हैं। तो तेलंगाना राज का जो पक्षी है पलपिटा है, जिसे नीलकंठ कहते हैं। भारतीय रोलर है। उत्तर प्रदेश का सारस है। उत्तर प्रदेश का राज पक्षी क्या है? सारस है। भारत का क्या है? मोर है। अगला देखिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 अध्याय 2 में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार है ये गैर संवैधानिक निकाय है। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अगला देखिए, मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है दिवेही है। तो मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। अगला देखिए, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी थी। तो भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। जयपुर जो है, जयपुर राजस्थान भारत का पहला
जयपुर। जयपुर राजस्थान भारत का पहला नियोजित योजनाबद्ध शहर था। तो भारतीय संविधान में जो राजनीतिक व्यवस्था में जो विभिन्न चैप्टरों से क्वेश्चन है, इसे विविध कहा गया है। तो ये हम लोगों ने जो है आज जो है भारतीय संविधान का लास्ट चैप्टर जो है वो कर लिया है। आपके पेट के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और पेट की किताब से जो मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, तो भारतीय संविधान का ये लास्ट उसमें चैप्टर है राजनीतिक राज व्यवस्था विविध करके, जिसमें विभिन्न चैप्टरों से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए इसे विविध कहा गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जैसे मालदीव की आधिकारिक भाषा देवही थी, ये भी पेट में आया हुआ है। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा, ये भी पेट में आया हुआ है। तो सारे पेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इन्हें बार बार रिवाइज करिए, ये सब याद हो जाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।